हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है साहिल यादव और आज फिर से हम लोग उपस्थित है टारगेट सेमेस्टर पर, जहां हम लोग बात कर रहे होते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के ऊपर। यहाँ पर आपका बुक चल रहा है इंटीग्रल कैलकुलस। लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है यूनिट सेकंड सेमेस्टर का, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोग एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे होते हैं, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये केवल आसान आसान एमसीक्यू होते हैं। इस पर पूरा रिसर्च गया होता है। और इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोग प्रयास करते हैं कि वही क्वेश्चन कराएं जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बन रहे हो, ज्यादा चांसेस बन रहे हो, या फिर आपके पीवाईक्यू से हो, या फिर अगल बगल वाली यूनिवर्सिटी में आपका जो भी हो गया उसमें इंटीग्रल कैलकुलस में पूछा गया हो। तो यह एमसीक्यू आपके लिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सब को ध्यान से देखिएगा। और एक बात और कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होना बेहद ही अनिवार्य है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपना आंसर बताते रहिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है बाउंडेड फंक्शन देन एक परिवर्तन, इसमें से आपको बताना है एलपीएफ यूपीएफ, ठीक है, अपर रिमान इंटीग्रल एंड लोअर रिमान इंटीग्रल। इसमें बताना कौन सा आपका ट्रू होता है। तो देखिए, अगर आपके पास यू पी माइनस एफ है, यह इक्वल होता है, यूपीएफ इधर सब है, यही टर्म है हमारे पास, तो माइनस एल पी और एफ, इस प्रकार से हमारे पास कुछ हो रहा होता है। तो आप देखिए आपके पास ऑप्शन क्या सही है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि इसमें माइनस नहीं है। ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं है क्योंकि इधर माइनस है लेकिन इधर फंक्शन में माइनस नहीं है। ये भी एकदम गलत है। आपका ऑप्शन डी एकदम सही बता रहा है कि अपर रिमान इंटीग्रल में अगर फंक्शन निगेटिव होता है तो आप लोअर रिमान इंटीग्रल के आगे निगेटिव लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हमारे पास गिवन है, इफ डेल्टा एक्स आई इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट दिस। तो ये आपके पास इंटरवल है, ठीक है, इसका लेंथ आपको पास डेल्टा एक्स आई बता रहा है। देन नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी, या फिर आप कहें तो इसे कई बार आप मेस पी पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये क्या होता है इसके ऊपर आपको बताना है, ठीक है। तो मैं कलर को कर लेता हूं, चेंज नहीं करूंगा, ब्रश को चेंज कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है मैक्सिमम होता है डेल्टा एक्स आई, ठीक है। डेल्टा एक्स आर है कि आई है, आर ही लेके चलिए, जहां आर हमारा रनिंग फ्रॉम 1 टू 2 और अप टू एन होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। एमएसपी हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास एग्जैक्टली राइट आंसर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स आर जो बता रहा है ये भी एक्स आर होगा, इसको आई लगा दिया है क्या, ठीक है। तो मेस पी की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है डेल्टा एक्स आर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए एकदम एग्जैक्टली सही आंसर बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बता रहा है, इफ एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑफ पी देन पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी देन। हमारे पास देखिए यूपीएफ और एलपीएफ के बारे में बताया गया है। तो आप क्या जान रहे होते हैं, आप जान रहे होते हैं यूपीएफ, हमारे पास जो अपर रिमान इंटीग्रल होता है, अपर रिमान सम होता है यूपीएफ, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होता है एल पी और एफ के। तो आप ऑप्शन में देखकर बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास ऑप्शन बनकर आया, ऑप्शन ए ही एग्जैक्टली राइट आंसर बन गया है, क्योंकि अपर रिमान सम कहने का तात्पर्य यह होता है अपर रिमान सम। तो आप मानकर चलिए जो अपर है वह तो बड़ा होता ही है। हालांकि आप डिफिनेशन के थ्रू जा रहे हैं तो और बढ़िया है। ये अपर और लोअर वाला कंसेप्ट आप छोड़ ही दें कि अपर है तो इसका मतलब अपर बड़ा होगा या नहीं होगा। आप डिफिनेशन से चीजें करने का प्रयास कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है, तो आपको यह बताना है इनमें से आपके पास कौन सा सही है। तो इनमें से हमें लग रहा है क्या सही है, इसमें कुछ मिस्टेक है तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है इफ एफ बी बाउंडेड, एफ इज बाउंडेड, यानी कि फंक्शन एफ बाउंडेड है एंड पी इज ए पार्टीशन ऑफ ए एंड पी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, लिमिट मेस पी टेंडिंग टू 0 एल पी और एफ, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, जो कि आपके पास इक्वल होता है लोअर इंटीग्रल, यानी कि लिमिट आप लोग माइनस ए से बी लगा सकते हैं और एफ डी एक्स, कुछ इस प्रकार से हो रहा होता है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आपके पास बी बिल्कुल नहीं होगा, बी सी बिल्कुल नहीं होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर आ रहा होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या कर दे रहे हैं, ये क्या कर दे रहे हैं। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम बेसिक लेवल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आप अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रल कैलकुलस का बुक उठाइएगा और बेसिक से डेफिनेशन, यानी कि पहले दूसरे तीसरे पेज को तो कम से कम पढ़ ही लीजिएगा। पहले दूसरे और तीसरे पेज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक डिफिनेशन पता चल जाता है यूपीएफ का, एलपीएफ का और रिमान सम का, लोअर रिमान इंटीग्रल,
अपर रीमान इंटीग्रल, इसका बेसिक डिफिनेशन भी अगर आपको पता चलता है तो आप मानिए कि इस सेगमेंट से पूछे जाने वाले मैक्सिमम सवाल आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी और ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पर सही लगा दिए। जहां पर मेस पी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर दिए हैं कि ये मेस पी है क्या, तो मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आर हो रहा था, यानी कि जो लेंथ है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास मेस पी हो रहा था। और एलपीएफ है, तो एलपीएफ है यानी कि लोअर रीमान सम है, एलपीएफ लोअर रीमान सम है, तो अगर इस पर लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल बनकर चला आता है कुछ इस प्रकार से। एफ दिया है, डीएक्स नहीं दिया, तो आप ये कमेंट करके नहीं बताएंगे सर आप डीएक्स कहां से लगा दिए। ये नोन है कि इंटीग्रल जो होगा वो कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा, इंटीग्रल जो होगा आपके पास कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा, इंटीग्रल आपके पास कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, कह रहा है इफ एफ इज ए बाउंडेड एंड पी इज ए पार्टीशन। ठीक है, एफ एक बाउंडेड फंक्शन है और पी एक पार्टीशन गिवन है, तो कहना है देन फॉर सुप्रीमम यम एंड इन्फीमम यम, ठीक है, स्मॉल एम, द रिजल्ट इज, आपके पास इसमें से कौन सा रिजल्ट सही है, इसमें से आपके पास कौन सा रिजल्ट सही है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी, चूंकि यह सुप्रीमम है, ठीक है, बी माइनस ए, तो आपके पास दोनों तरफ, ये मैं डिफिनेशन से नहीं बता रहा हूं, आप बस अगर नहीं पढ़े तो भी आप कर सकते हैं, हालांकि डिफिनेशन से जान रहे होंगे आप तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखिए एम को सुप्रीमम बताया गया है, स्मॉल एम को इन्फीमम बताया गया, बी माइनस है तो दोनों तरफ है, तो मैक्सिमम वाला सुप्रीमम वाला होता तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बता रहे हैं, ऐसे नहीं बताना था मुझे आप, लेकिन डिफिनेशन से भी जान रहे हैं स्मॉल एम का डिफिनेशन क्या होता है, इन्फीमम होता है एक इंटरवल में, लेकिन उस सब इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एम। ठीक है, तो वहां से आपको लेना था, हालांकि मैं इधर से ही बात आपका निपटा दिया हूं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए एंड बी इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो यह बताना यानी कि यूपीएफ, यूपी और एफ यानी कि अपर रीमान सम माइनस करते हैं जब हम लोग लोअर रीमान सम यानी कि एल पी एफ, ये हमारा लेस देन इप्सिलॉन आना चाहिए, लेस देन इप्सिलॉन आना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी हमारे पास एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन डी का आपके पास ऑप्शन सी एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा है, ऑप्शन सी एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा है। मैं यह जो सेगमेंट है आप कर रहे हैं लोअर ईमान सम अपर ईमान सम, इसका डिफिनेशन भी बता देने का प्रयास करूंगा अभी, ताकि कुछ क्वेश्चन अगर छूट गए होंगे आपको तो वहां से आपके पास रिकवर हो पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, इफ यू एफ, ठीक है, यूपीएफ होना चाहिए ना, पी जे पार्टीशन देन इक्वल टू, यानी कि कह रहा है आपके पास यू पी और एफ, इस प्रकार से कह रहा होगा, पी आपके पास एक पार्टीशन है ए और बी में, ठीक है, इस प्रकार से कहना, तो ये इक्वल होगा, यह इक्वल किसके होगा, तो आप जब इंटीग्रल लगाते हैं तो ये अपर रीमान इंटीग्रल बना दीजिए आप, कुछ इस प्रकार से आप कर दीजिए, तो आपके पास ऑप्शन ए बिल्कुल गलत आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत आंसर होगा और ऑप्शन सी आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। ये अपर रीमान सम होता है, ठीक है, और इसको अपर रीमान इंटीग्रल में आपने कन्वर्ट किया है, तो आप किस प्रकार से कर रहे होते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल में बार जो होता है वो अपर लिमिट के ऊपर बार लगता है, ठीक है, इस प्रकार से आप चीजें कर पा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है, ए बाउंडेड फंक्शन ऑफ फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, बाउंडेड फंक्शन एफ इज आर इंटीग्रेबल, अगर आर इंटीग्रेबल होता है तो उसमें लोअर रीमान इंटीग्रल यानी कि माइनस ए और बी, माइनस नहीं ए बार होता है, एफ डी एक्स इक्वल होता है हमारे पास ए और अपर इंटीग्रल के ऊपर बार लगा दीजिए और ये हो जाएगा एफ डी एक्स, कुछ इस प्रकार से सिस्टम हमारे पास हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल हो रहे होते हैं, तो जब दोनों इक्वल हो रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वह रीमान इंटीग्रल है, आर इंटीग्रेबल है, ये हमारे पास आर इंटीग्रेबल है, आर आई एन टी ई जी आर ए बी एल, आर इंटीग्रेबल है, ये टर्म हमारे पास आर इंटीग्रेबल है। तो हमारे पास ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन सी हमारे पास एग्जैक्टली, ऑप्शन सी हमारे पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा, ऑप्शन सी हमारे पास एग्जैक्टली राइट आंसर
हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार चीजें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी, ए बी के बीच में अगर मोनोटोनिक होता है तो आर इंटीग्रेबल होता है। ए बी बाई डिफिनेशन आपको क्लियर है, ठीक है, आर इंटीग्रेबल हो रहा होता है। ये टर्म आपके पास क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, कह रहा है कि इफ f such that AB tends to R be a bounded function and P is a partition of AB, then which of the following is correct? इसमें से कौन सा सही है यह आपको बताना है। तो सही कौन सा है यह आपको बताना है, सही कौन सा है यह आपको बताना है, आपको सही बताना है, आपको सही बताना है। तो UPF ग्रेटर देन इक्वल होता ही है, यानी कि ऑप्शन ए which of the following सही, ठीक है, ये सही है। इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं तीनों ऑप्शन क्या कह दिया है। चलिए, तो ऑप्शन के अनुसार आपने एक बार देख लिया क्या, LPF जो होता है, LPF जो होता है वो लेस देन इक्वल होता है UP और F। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो गिवन है LP और माइनस F जब हम लिख रहे होते हैं तो वह इक्वल होता है माइनस U और P और F, क्योंकि यह माइनस फंक्शन के माइनस होता है, अपर रिमान सम के आगे माइनस चलाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से जब आप UP F कर रहे होते हैं, UP माइनस F कर रहे होते हैं, ये आपके पास माइनस LP और F आ रहा होता है, LP और F आ रहा होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम लिख दिया ना, तो एक को U और एक को F बना लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव सही हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑल ऑफ द एबव सही हो रहा होगा। आपसे कह रहा है कि द ऑसिलेशन ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन F ऑन एन इंटरवल AB, ठीक है, इसके बीच का ऑसिलेशन आपको बताना रहता है, ये होता है सुप्रीमम, और फिर आप मॉड्यूलस लगा देते हैं UP और F माइनस LP और F। कुछ इस प्रकार से टर्म हम कर रहे होते हैं, कुछ इस प्रकार से हम टर्म कर रहे होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू आ रही है, तब हमारे पास ये सुप्रीमम वैल्यू आ रही है, यानी कि ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी सही होगा, बाकी सब हमारे पास गलत हो रहा होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन जो निकल कर आया है वह ऑप्शन बी निकल कर आया हुआ है। चलिए, यहां से आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का गेम शुरू हो रहा है। यहां से अब आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का गेम शुरू हो रहा है। अब मैं चाहूंगा आपसे कि जो भी आपने रीमान इंटीग्रल को लेकर पढ़ा है उस पर थोड़ा बहुत और आप चीजें जान जाएं, बेसिक और थोड़ा क्लियर कर ले, क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन पीपीटी में बनकर आई हुई थी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़े बहुत फार्मूले आपको बता देना वाला हूँ, ताकि आपको क्लिक करे माइंड में कि ये चीजें यहाँ से आई हुई हैं और ये चीजें यहाँ से आई हुई हैं। तो उसको मैं एक बार देखने का प्रयास करता हूँ। चलिए, आई, चूंकि आप जान रहे होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग बात कर रहे होंगे, थोड़ा सा और हम लोग बात कर रहे होंगे, किस टर्म पर बात कर रहे होंगे, तो हम लोग बात कर रहे होंगे रीमान सम और रीमान इंटीग्रल जो आपने पढ़ा है उस पर हम लोग थोड़ी सी बात और कर रहे होंगे। यानी कि अगर आपसे कोई कह दे कि लोअर रीमान इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल को आप लोग थोड़ा सा देख लें। तो लोअर रीमान इंटीग्रल में आप डिनोट करते हैं LP और F, ठीक है, LP और F, आप लोग LPF डिनोट करते हैं। आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हो गया आपके पास LP और F। LPF क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n, I रनिंग फ्रॉम हमारे पास होता है 1 to n, उसके बाद आपके पास आता है एक टर्म स्मॉल mi और डेल्टा xi, ठीक है, डेल्टा xi, कुछ इस प्रकार से टर्म हमारे पास बनकर आ रहा होता है। और यहाँ पर हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल जो होता है, अपर रीमान सम है ना, ये टर्म हमारे पास सम है, अपर रीमान इंटीग्रल नहीं, ये टर्म हमारे पास सम है। फिर आप बात करते हैं अपर UPPER, अपर RIMM सम, अपर रीमान सम। अपर रीमान सम के ऊपर जब आप बात कर रहे होते हैं तो इसको आपको डिनोट करना होता है UP और F से, UPF से। और यहाँ पर हमारे पास समेशन जो होता है रनिंग I इक्वल 1 से n, ठीक है, और यहाँ स्मॉल आई था, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कैपिटल I, स्मॉल आई था यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल I, और वही डेल्टा XI।
वही डेल्टा एक्स आई आपके पास आ रहा होगा, वही डेल्टा एक्स आई आपके पास आ रहा होगा। आप यहाँ पर चाहें तो स्मॉल एम आई को आप लोग डिनोट कर सकते हैं, या फिर वेयर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, वेयर, या फिर आपके पास ये कलर नहीं दिख रहा होगा अगर हम आते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर आप लोग स्मॉल स्मॉल एम आई को आप लोग बता सकते हैं। स्मॉल एम आई आपके पास होता है इन्फिमम वैल्यू, यानी कि इन्फिमम वैल्यू होता है उस इंटरवल के, यानी कि इन्फिमम ऑफ एफ एक्स, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स, और पार्टीशन आपको किसमें लेना है, तो ये क्या होगा भाई, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के बीच में, ठीक है। आपके पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ रहा होगा, यानी कि आप चाहें तो x बिलोंग्स टू दिस कर सकते हैं। इन्फिमम वैल्यू होता है हमारे पास एफ एक्स इज द डिस्टेंस। उसी प्रकार कैपिटल एम आई आप लोग इस प्रकार से बताते हैं, कैपिटल एम आई इक्वल आपके पास होता है सुप्रीमम वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू दिस टर्म x i माइनस वन कॉमा एक्स आई, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आपके पास दो एमसीक्यू और तैयार हो गए कि आपके पास फार्मूला दे देगा और बताएगा कि अपर ईमान सम क्या है, एलपीएफ की वैल्यू क्या है, यूपीएफ की वैल्यू क्या है। अगर कुछ नहीं पूछ सकता है तो आपको यह डायरेक्ट पूछ देगा कि स्मॉल एम आई से आप लोग क्या डिनोट करते हैं। तो ये टर्म भी आपके पास एमसीक्यू में बनकर नहीं आया हुआ था, एमसीक्यू में बनकर नहीं आया हुआ था, एमसीक्यू में बनकर नहीं आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग अब बात करने वाले हैं। इसके बाद सिमिलर इसी प्रकार से आपको लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल को देखना होता है। आपके पास एक टॉपिक आता है लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल। तो अपर रीमान इंटीग्रल को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो आप एक बार देखेंगे। अपर में ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि लिमिट होगा आपके पास ए से बी, अब बी पर बार आपके पास होगा, बेसिकली माइनस लगाकर हम लोग टर्म को शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर होगा आपके पास एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार से अपर रीमान इंटीग्रल को हम लोग बता रहे होते हैं, इस प्रकार से हम लोग अपर रीमान इंटीग्रल को बता रहे होते हैं, इस प्रकार से हम लोग अपर रीमान इंटीग्रल को बता रहे होते हैं। और ये हमारे पास इन्फिमम वैल्यू होता है, इन्फिमम वैल्यू होता है किसका, तो यू पी यूपीएफ, यू पी और एफ का पार्टीशन ए और बी में, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास टर्म होता है, यानी कि अपर रीमान इंटीग्रल को हम लोग डिनोट करते हैं अपर लिमिट पर बार लगाकर, और हमारे पास ये इक्वल होता है इन्फिमम ऑफ यूपीएफ, यानी कि अपर रीमान सम जो है उसका इन्फिमम आप लेंगे और पार्टीशन ए और बी के बीच में, तो आपको मिलेगा अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। या इसे ही लोअर रीमान इंटीग्रल का डिफिनेशन आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, लोअर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल। तो जैसे कि अपर रीमान इंटीग्रल में आप ऊपर बार लगाते थे, सिमिलर उसी प्रकार से जब लोअर रीमान इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे होंगे तो लिमिट के नीचे आप बार लगाएंगे, तो लिमिट आपके पास हो गया माइनस ए से बी, यहाँ पर आपके पास आया एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, यानी कि लोअर होगा उसमें हम लोग लेंगे सुप्रीमम, यस यूपी ऑफ एलपीएफ, ये यूपीएफ था, ये हो गया एल पी और एफ, इस प्रकार से टर्म होगा। और यह पार्टीशन ए और बी के बीच में बात हो रही होगी, ए और बी के बीच में हमारे पास बात हो रही होगी, ए और बी के बीच में हमारे पास बात हो रही होगी, ठीक है। यानी कि आपको ये चीज समझ में आ गया कि जब अपर ईमान के बारे में बात कर रहे थे तो अपर ईमान सम का इन्फिमम, ठीक है, और जब लोअर ईमान इंटीग्रल की बात कर रहे थे तो सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, यानी कि लोअर ईमान सम, सुप्रीमम ऑफ लोअर ईमान सम। इस प्रकार से हमारे पास गेम बनकर आ रहा है, इस प्रकार से गेम बनकर आ रहा है। अब इस पर हम लोग थोड़ा बात अगर और कर लें तो एलपीएफ और एलपीएफ के बीच में आपको रिलेशन एक देखने को मिल सकता है, या फिर आप ऐसे कुछ टर्म को देखें कि जहां भी आपके पास यू एल पी और एफ होगा, इसको आप लेस देन इक्वल कर सकते हैं यू पी और एफ के, यानी कि लोअर ईमान सम लेस देन इक्वल अपर ईमान सम आपके पास हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से लोअर ईमान इंटीग्रल अगर आप देखें तो आपके पास हो जाएगा लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस ए से बी कर सकते हैं एफ एक्स, और आपके पास डी एक्स हो जाएगा। यह भी जो होता है आपके पास, यह भी जो होता है आपके पास, यह लेस देन इक्वल हो जाता है
अपर रीमान इंटीग्रल, यानी कि आपके पास अपर लिमिट पर बार लगा देंगे और एफ एक्स डी एक्स कर रहे होंगे। ये दो आपके पास एमसीक्यू बनकर तैयार हो गए। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग के पास एक दो थियरम होते हैं, यानी कि ये तो होता है कि अपर रीमान इंटीग्रल को कभी एक्सीड नहीं कर पाएगा लोअर रीमान इंटीग्रल, तो इस चीज को आप लोग एक बार ध्यान देंगे। चलिए, ये सब हम लोग रिलेशन पढ़ लिए। उसके बाद एक रिलेशन और पढ़िए, आर इंटीग्रेबल कब होता है, यानी कि आर इंटीग्रेबल, आर आई एन टी ए जी आर ए बी एल ई, आर मतलब हो गया रीमान इंटीग्रेबल कब होता है। तो जब आपके पास, ये तो हमेशा वाला केस आपके पास आ गया, यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रल हमेशा छोटा होगा अपर रीमान इंटीग्रल के। आर इंटीग्रेबल कब हो रहा होगा, तो जब लोअर रीमान इंटीग्रल यानी कि माइनस बार लगा दिए और यहाँ पर आपके पास एफ एक्स और डी एक्स लगा दिए, यह इक्वल हो जाएगा अपर रीमान इंटीग्रल, आपके पास यहाँ पर लोअर ए बी हो गया, बी पर आप बार लगा देंगे एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, कुछ इस प्रकार से गेम हो रहा होगा। तब आप कहेंगे क्या कि आपके पास आर इंटीग्रेबल है, आर इंटीग्रेबल हो रहा है, यानी कि चीजें आपके पास आर इंटीग्रेबल हो रही है। इसके बाद आपको एक थियरम देखने को मिल सकता है, डायरबॉक्स थियरम, यानी कि डी ए आर बी ओ यू एक्स, डायरबॉक्स थियरम, टी एच ई ओ आर ई एम। तो डायरबॉक्स थियरम पर आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, डायरबॉक्स थियरम पर आपको मोस्टली क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है। यानी कि ये क्या रहा होता है, अगर आपके पास यूपीएफ है या फिर अपर रीमान इंटीग्रल है, आपके पास क्या है अपर रीमान इंटीग्रल, यानी कि यहाँ पर हो गया ए से बी अपर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, कुछ इस प्रकार से जब आपके पास टर्म है, तो यह हमेशा, यह इसमें अगर हम एप्सिलॉन ऐड कर दें, इसमें हम अगर एप्सिलॉन ऐड कर दें तो यह हमेशा ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, यानी कि ये टर्म हमारे पास ग्रेटर देन होगा यूपीएफ के, यूपी और एफ के अपरिमाण सम के। ये हमारे पास डायरबॉक्स थ्योरम के थ्रू कहा जाता है। एक चीज अगर आप कहने के लिए समझें तो देखिए, अपरिमाण सम था और अगर हम इसको इक्वल मान लें, अब एक क्षण के लिए अगर आप इसको इक्वल मार दे, अपरिमाण इंटीग्रल के इक्वल मार दे रहे हैं, इक्वल मान ले रहे हैं, तो अगर दोनों इक्वल है, ऐसा होता नहीं है, बस ऐसा मानकर चलिए समझने के लिए, और इसमें हम एप्सिलॉन अगर ऐड कर देते हैं तो हमेशा ये ग्रेटर देन हो जाएगा अपरिमाण इंटीग्रल, अपरिमाण सम के, ठीक है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा अपरिमाण सम के। सिमिलरली, या फिर इसको घुमा कर लिख लें आप, इसको आप घुमा कर लिख लें, यूपीएफ को इधर बनाए, आप यूपीएफ को इधर बनाए, आप यू पी और एफ को इधर बनाए, और यह कह दें कि यह लेस देन इक्वल हो जाएगा ए और बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, वही चीज हो गया। अपरिमाण सम लेस देन हो जाएगा अपरिमाण इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक और केस इसी का बन रहा होता, अगर आपके पास एलपीएफ हो, एलपीएफ, तो आप यहाँ पर लोअर रीमान इंटीग्रल लिखिए, लोअर रीमान इंटीग्रल आपके पास क्या होगा, माइनस ए बी और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसमें से अगर आप माइनस एप्सिलॉन कर दे, एप्सिलॉन घटा दे तो एलपीएफ आपका बड़ा हो जाएगा, एप्सिलॉन घटा दे तो आपके पास एलपीएफ, ये टर्म हो रहा होगा। यहाँ दोनों ये स्टेटमेंट आपको डायरबॉक्स थ्योरम में देखने को मिलते हैं, और यहाँ से भी आपके एमसीक्यू बनने के चांसेस पूरी हैं। तो इस प्रकार से हमने यह देख लिया, यह चीज देख लिया कि लोअर रीमान इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेटेबिलिटी से जितनी भी हमारे पास सवाल बन रहे होते हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम बात कर रहे होंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर, अब हम बात कर रहे होंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर, ठीक है। ये टर्म आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस में। तो अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको कंपैरिजन टेस्ट करना होगा, एबल टेस्ट करना होगा, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आप लोग स्टेटमेंट मैं वहां पर आपको बता नहीं पाऊंगा, हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझा दी जाए, और बेसिक चीजें ही हम बता पाएंगे आपको। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि जितने भी टेस्ट दिए हैं उन सबका स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लें, उस पर एक एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, क्योंकि यह पॉसिबल लगभग नहीं सा है कि 40-50 मिनट की वीडियो में आपके पास 8 टेस्ट दिए हैं तो 8 टेस्ट को एक एक क्वेश्चन बता दें, स्टेटमेंट बता दें। तो अभी एग्जामिनेशन आपका बेहद करीब है, तो ये चीज तो लगभग संभव नहीं है, तो आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि हमारे पास जो जनरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, उसको मैं कराने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आई थिंक अब मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर ही आ चुका हूँ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर ही आ चुका हूँ। तो इससे पहले हमने क्या सीख लिया, हमने यह सीख लिया कि रीमान इंटीग्रेशन में हमने कंसेप्ट आपको बाद में बताया है और क्वेश्चन पहले करा दिया, लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पहले मैं चाहूंगा आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल का थोड़ा सा नोटिस बता दूं, थोड़ा सा
टर्म बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पेज ऐड करते हैं और छोटी सी एक चीज समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि एमसीक्यू। चलिए आइए, इम्प्रॉपर, IMPROPER, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पीपीटी में वो सारी चीजें आई थिंक कैद नहीं हुई हैं, तो एक बार आप देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है ए से बी और हमारे पास हो गया है एफ एक्स डी एक्स, इसको हम मान देते हैं इक्वेशन 1। तो यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल तब कहा जाएगा, यानी कि इक्वेशन 1 said to be improper integral is said to be improper integral if AB, if and only if A and either A or B infinite, either A or B is infinite। यानी कि यहाँ पर जो लिमिट है वह उसमें से A या फिर B इनफाइनाइट हो जाए तब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। और आपके पास एक और चीज हो सकता है कि जो fx होगा वह अनबाउंडेड हो जाए, fx अनबाउंडेड हो जाए, यानी कि हमारे पास क्या निकल कर fx इज अनबाउंडेड, fx इज अनबाउंडेड, fx हमारे पास अनबाउंडेड हो जाए, fx हमारे पास अनबाउंडेड हो जाए A और B पर, एट A और B, ठीक है। तो दो प्रकार से हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन सकता है। एक प्रकार से कि आपके पास जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वह इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि आपके पास कुछ इस प्रकार से टर्म देखने को मिल जाए, इनफाइनाइट और B f x dx, या फिर आपके पास टर्म देखने को मिल जाए A से इनफाइनाइट f x dx, या फिर आपके पास टर्म इस प्रकार से देखने को मिल जाए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। यानी कि इसमें एक लिमिट आपके पास लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो या फिर अपर लिमिट इनफाइनाइट हो, या फिर दोनों अपर एंड लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो, तो आप कहेंगे क्या ये फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये काइंड फर्स्ट के इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो हमारे पास मूव का ऑप्शन है और स्मार्ट बोर्ड है, इसका हम लोग भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। सेकेंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमको क्या देखने को मिलता है, यानी कि सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखते हैं। तो सेकेंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकेंड काइंड की इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास जो फंक्शन होता है वो अनबाउंडेड हो जाता है, यानी कि जो एफ एक्स होगा लिमिट इसमें हमारे पास इनफाइनाइट नहीं गिवन होगा, इसमें जो फंक्शन होगा वो अनबाउंडेड हो जाता है, वो फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हमारे पास होगा, यहाँ पर लिमिट जो होगा आपके पास फाइनाइट हो रहे होंगे, फाइनाइट, ठीक है, लिमिट हमारे पास फाइनाइट हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम लिमिट ले रहे होंगे फंक्शन का, यानी कि फंक्शन का हम लिमिट जब ले रहे होंगे, ये टर्म हमारे पास समझ में, लिमिट तो आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके पास फाइनाइट हो रहे होंगे, लेकिन आप जब लिमिट का फंक्शन ले रहे होंगे एफ एक्स, जो कि आपके पास फंक्शन होगा, यहाँ पर देखिए जो एफ एक्स है वह इनफाइनाइट आना चाहिए, वह आपके पास इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि एक्स टेंडिंग टू किसी एक लिमिट पर वह इनफाइनाइट हो रहा हो। तो हम कहेंगे क्या कि हमारे पास सिमिलरली इसी प्रकार से हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी और एफ एक्स इक्वल इनफाइनाइट आ रहा हो, सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। यहाँ पर लिमिट हमारे पास फाइनाइट होगा, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइनाइट होगा, लेकिन फंक्शन जो होगा वह एक्स इक्वल ए या फिर एक्स इक्वल बी पर अनबाउंडेड होगा, वह डिफाइन नहीं होगा। तो हम कह रहे होंगे ये सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, या सेकेंड काइंड का हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम थोड़ी बात अगर और समझ लें, ये सब आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, इस बात को ऐसा मत समझिएगा कि सर समझा क्यों रहे हैं, तो समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप देखिए एक इनफाइनाइट आपके पास लिमिट कह देगा और पहचानने को कह सकता है
कि अब बताइए इसमें से कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या फिर सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट फाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड काइंड में लिमिट तो फाइनाइट होते हैं, लेकिन आपके पास जो फंक्शन होता है वो x इक्वल a और x इक्वल b पर आपको इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे होते हैं, अनबाउंडेड हो रहे होते हैं, तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं। अब समझिए कि अब थोड़ा जनरली समझिए कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कहने का सेंस क्या होता है। तो कन्वर्जेंट यानी कि मीन्स ऑफ कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी, ठीक है, मीन्स ऑफ कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी, इस प्रकार से हमारे पास टर्म को समझिए। ये टर्म आपके पास समझने के लिए है सिर्फ, यहाँ पर अगर आपके पास लिमिट a से b और आपके पास fx dx है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनाइट और यूनिक आती है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनाइट एंड यूनिक, ठीक है, या फिर एक केस आपके पास बन सकता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आए, इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब फाइनाइट आ रहा होगा तो हम कह रहे होंगे क्या, हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो फाइनाइट और यूनिक आता है जब इंटीग्रेशन का लिमिट, तो हमारे पास इंप्लाई करता है, हमारे पास जो है वो इंप्लाई कर रहा होता है, हमारे पास इंप्लाई कर रहा होता है कन्वर्जेंसी, ठीक है। जब हमारे पास इसका वैल्यू इंटीग्रेशन का वैल्यू इनफाइनाइट आता है या फिर इनफाइनाइट आता है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास ये डाइवर्जेंसी, ठीक है। ये बस समझने का मीनिंग है कि अगर आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व किए या फिर प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व किए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर यूनिक आ गई और फाइनाइट आ गई, तो आप कहेंगे कि हाँ हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट होगा। और यदि हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू इनफाइनाइट निकल कर आ गई, तो हम कहेंगे डाइवर्जेंसी हो रहा होगा, हम कहेंगे हमारे पास डाइवर्जेंसी हो रहा होगा। तो मोस्टली इस यूनिट में हमको बात करना होता है वो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को बारे में बात करना होता है, यानी कि फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को बारे में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सॉल्व करें, थोड़ा समझने का प्रयास करें। फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसको सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास हो रहा होता है कुछ इस प्रकार से, अगर हमारे पास मान लीजिए a से इनफाइनाइट, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसमें आपके पास लिमिट इनफाइनाइट गिवन है, यहाँ पर आपके पास f x dx है, कुछ इस प्रकार से है, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। आप चाहे तो a को इनफाइनाइट कर दे और b को कोई पॉजिटिव लिमिट दे दे, ठीक है, कोई लिमिट दे दे, आप इस प्रकार से कर दे। इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका होता है, जहां भी इनफाइनाइट है वहां पर आप x ले लें, जहां इनफाइनाइट है वहां पर आप x ले लें, और बाहर में आप क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दें। समझिए, जहां हमारे पास इनफाइनाइट था उसको हमने x कर दिया और लिमिट हमने लगा दिया कि x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है हमारे पास, बाकी हमारे पास फंक्शन क्या है fx और हमारे पास है क्या dx, इस प्रकार से हमारे पास टर्म है। इसको अब इवेलुएट करेंगे, यानी कि अब इस टर्म को हम इवेलुएट करेंगे, इस टर्म को हम लोग इवेलुएट कर देंगे, ठीक है, इवेलुएट, यानी कि इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। इवेलुएट करने के पास हमारे पास दो केस बनेगा। पहला केस हमारे पास बन रहा होगा जब इसका लिमिट यूनिक आ रहा है, जब इसका लिमिट हमारे पास यूनिक एंड फाइनाइट, ठीक है। एक केस हमारे पास बन रहा होगा जब इसका लिमिट हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, हमारे पास इनफाइनाइट आ रहा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब यूनिक और फाइनाइट हमारे पास आ रहा होगा तो हम कहेंगे क्या चीज है हमारे पास, दिस इंप्लाइज कन्वर्जेंट, और जब हमारे पास इनफाइनाइट आ रहा होगा तो हम कहेंगे यह डाइवर्जेंट, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका होता है। इतनी जो टॉपिक थी यह पूरी कंप्लीट तो नहीं थी, लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बेसिक्स तो कम से कम था, इतना आपने समझ लिया तो अब आप आगे का क्वेश्चन करने में काफी आपको आसानी हो रही होगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन से समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। आइए एक छोटा सा टर्म अगर आप और समझ लें,
आपके पास एक टर्म देखने को बराबर मिलेगा, या फिर आप ऐसे कुछ इस प्रकार से लिखें, टेस्ट कन्वर्जेंस। ठीक है, टेक्स्ट कन्वर्जेंसी। अगर आपके पास इस प्रकार से टर्म देखने को मिलता है, जो मेरे पास है, मान के चलिए इंटीग्रेशन ए से इनफाइनाइट dx dx अपॉन x टू द पावर n, इस प्रकार से अगर आपके पास टर्म देखने को मिलता है, तो यहाँ पर तीन केसेस हमारे पास अराइज होते हैं कि when n greater than 1, when n less than 1, when n equal 1, इस प्रकार से हमारे पास टर्म बनता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जब हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, तो हमारे पास n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होता है, तो इस केस में हमारे पास कन्वर्जेंट होता है, यानी कि इस केस में हमारे पास कन्वर्जेंट होता है, ये केस हमारे पास कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। जब हमारे पास n की वैल्यू 1 लेस देन 1 होता है, यानी कि 1/2 कर दिए तो हाफ हो गया, फिर माइनस के टर्म में हो रहा हो, तो x टू द पावर n जो है यहाँ पर नीचे में n है, ये अगर माइनस में भी हो रहा हो, तो हमारे पास यहाँ पर टर्म बनता है डाइवर्जेंट। ठीक है, ये टर्म हमारे पास डाइवर्जेंट बन जाता है। नेक्स्ट टर्म अगर आप बात करें कि यहाँ पर 1/x सिर्फ हो, यानी कि n की वैल्यू ना x से बड़ा हो ना x से छोटा हो, n की वैल्यू हमारे पास जब 1 आ रही होती है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो रहा होता है, यानी कि n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिलेगी, बाकी दोनों केस में हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस मिल रही होगी। इस टर्म को भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, यहां से भी एमसीक्यू आते ही आते हैं, यहां से भी आपके पास एमसीक्यू आते ही आते हैं। आई थिंक आपने ये टर्म को ध्यान दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो कह रहा है कि आपके पास इंटीग्रेशन यहाँ पर गिवन है, इंटीग्रेशन 1 से इनफाइनाइट एफ एक्स नहीं, आपके पास दिया है dx बाई अंडर रूट एक्स, इस प्रकार से आपके पास टर्म गिवन है। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, जब आपको नहीं दिख रहा है तो आपको बताना चाहिए, और आपने बताया नहीं है, तो यानी कि अब मैं मिटा कर लिख दूं क्या इसे? सर इसे मिटाना क्या होता है, इरेज करना होता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपके पास दिया 1 से इनफाइनाइट dx बाई अंडर रूट एक्स, ये आपके पास दिया है। और आपने पढ़ा क्या है, अभी को आपने जस्ट पढ़ा है, कुछ इस प्रकार से टर्म आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर आपके पास यहाँ a से इनफाइनाइट होता है और dx और x के पावर में n होता है, तो आपके पास x के पावर में n होता है, तो n जब ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है, और n जो है लेस देन या फिर इक्वल 1 हो जाता है, तो इस केस में हमारे पास डाइवर्जेंट आ रहा होता है, इस केस में हमारे पास डाइवर्जेंट आ रहा होता है। अभी आपने जस्ट पढ़ा हुआ है। इस टर्म को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया 1 से इनफाइनाइट, यानी कि a से इनफाइनाइट, a आपके पास कोई फाइनाइट टर्म है, dx को आपने लिखा dx, और इस अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। x टू द पावर 1/2 क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, x टू द पावर 1/2 आपके पास 1 से छोटा हो गया, यानी कि 1 से जब छोटा हो गया तो आपके पास केस डाइवर्जेंट का बन रहा होगा, यानी कि ये टर्म हमारे पास डाइवर्जेंट टी का बन रहा होगा, आपके पास डाइवर्जेंट का ये टर्म बन रहा होगा। कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी आपके पास डाइवर्जेंट एग्जैक्टली राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी आपके पास डाइवर्जेंट एग्जैक्टली राइट आंसर बन रहा होगा, ऑप्शन बी आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर बन रहा होगा, डाइवर्जेंट एग्जैक्टली राइट आंसर आपके पास बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास गिवन है, इफ fx इक्वल इंटीग्रल आपके पास दे दिया है 1 से इनफाइनाइट और dx अपॉन में आपके पास है x, तो आपको यहाँ भी वही टर्म बताना है, यानी कि आपने जो प्रीवियस में पढ़ा हुआ है, आप यह बार बार हम फार्मूला लिखने का हमारा तात्पर्य यही होता है कि आपको यह टर्म याद हो जाए, आपके पास कहीं भी इस प्रकार से टर्म जो है देखने को मिले तो आप यह ना कहें कि आप जानते नहीं है, यह न लेस देन इक्वल 1 होता है, इसी केस में केवल यह कन्वर्जेंट होता है, बाकी इस केस में आपके पास डाइवर्जेंट
डाइवर्जेंट हो रहा होता है, ये डाइवर्जेंट हो रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 देखने को मिल रही है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि आप फिर से डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, यानी कि डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट टू इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन ए एग्जैक्टली राइट आंसर बन रहा होगा, एग्जैक्टली राइट आंसर बन रहा होगा। कन्वर्जेंट टू इनफाइनाइट, कन्वर्जेंट टू इनफाइनाइट बन रहा होगा, कन्वर्जेंट टू इनफाइनाइट बन रहा होगा, कन्वर्जेंट टू इनफाइनाइट बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एवरी प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास हमेशा कन्वर्जेंट हो रहा होता है, प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास हमेशा कन्वर्जेंट हो रहा होता है, प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास हमेशा कन्वर्जेंट हो रहा होता है। इस केस में आपके पास देखिए ये भी आपके पास आइडेंटिटी टाइप में है, द इंटीग्रल a से b आपके पास dx x माइनस a टू द पावर n इज कन्वर्जेंट आपके पास जब n इसके में लेस देन 1 होता है, जब आपके पास x माइनस a टू द पावर n होता है। तो इस केस में आपको n कन्वर्जेंट तभी होता है जब n लेस देन 1 आपके पास हो, n लेस देन 1 आपके पास हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है दिस टर्म, यानी कि हमारे पास फिर उसी सवाल पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है बार बार। यहां पर देखिए a से इनफाइनाइट, सॉरी a नहीं है आपके पास है इंटीग्रेशन 2 से इनफाइनाइट और dx x टू द पावर n, इस प्रकार से गेम खेला हुआ है। फिर आप क्या जानते हैं कि जब आपके पास n ग्रेटर देन 1 होगा तभी बस आपके पास कन्वर्जेंट मिल रहा होगा, कन्वर्जेंट मिल रहा होगा। बाकी वाले सभी केसेस में डाइवर्जेंट आपको प्राप्त होता है, डाइवर्जेंट आपको प्राप्त होता है, डाइवर्जेंट आपको प्राप्त होता है। तो आपके पास ये टर्म है इज कन्वर्जेंट। यह कन्वर्जेंट कब होगा, जब n आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा, n आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपके पास सही हो रहा होगा, ऑप्शन डी आपके पास सही हो रहा होगा, ऑप्शन डी आपके पास बिल्कुल सही हो रहा होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट तो तभी होता है, इक्वेशन बार बार रिपीटेड क्यों आ रहा है कि जब लेस देन 1 हो जाना, जब आपके पास इस प्रकार से टर्म हो a से b dx अपॉन x माइनस a टू द पावर n, इसमें आपके पास n जब लेस देन 1 होगा तभी बस कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, तभी बस कन्वर्जेंट होता है, बाकी केस में। चलिए अब गामा और बीटा फंक्शन के ऊपर हमारी बातें होगी, वह नेक्स्ट वीडियो में हो रही होगी, वह नेक्स्ट वीडियो में हो रही होगी। तब तक के लिए आप सभी को यहाँ पर धन्यवाद कि आपने यहाँ पर वीडियो हमारा देखा। यह आपका फर्स्ट वीडियो है, इसको आप लोग लाइक करिएगा, यानी कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अगर हमारे पास आपसे जुड़ना होगा तो हमारे इंस्टा आईडी हमारे पास है साहिल SAHIL साहिल _YDV_TG। यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म होगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा, जो भी आपके पास समस्याएं होंगी उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। हमारा इंस्टा आईडी आपके पास है साहिल _YDV_TG, वहां पर आप हमको संपर्क जरूर करिएगा। और एक और नोटिस है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को आप लोग ऐड हो जाइएगा, जिसमें हम PYQs वगैरह सारा सेंड करते रहते हैं और सारी आपकी इंपॉर्टेंट नोटिस आपको दी जाती है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टारगेट गुरुकुल परिवार सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पर भी ऐड हो जाइएगा। बाकी इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हमें अपने स्टोरी और स्टेटस के माध्यम से आपको और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं, आपकी समस्याएं को सुन रहे होते हैं, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऐड जरूर होइएगा और कमेंट करिएगा, ताकि हम लोग कमेंट से ही बहुत पता चलता है कि हमारे बच्चे कितना देख रहे हैं और हमें आगे नेक्स्ट कितना वर्क आउट अभी करना है और किस हद तक हमें काम करना है, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद यहाँ पर कि आपने यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद सभी लोग को।